नमस्कार। आज हम जिंदगी के सबसे बुनियादी नक्शे मतलब जेनेटिक इंफॉर्मेशन के मॉलिक्यूलर बेसिस को समझने की कोशिश करेंगे। हाँ, ये विषय काफी दिलचस्प है। हमारे पास जो जानकारी है उससे उम्मीद है कि ये जटिल विषय थोड़ा आसान हो जाएगा। हम देखेंगे कि साइंटिस्ट ने कैसे पता लगाया कि डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल है, इसका वो मशहूर स्ट्रक्चर क्या है, डबल हेलिक्स। हाँ, डबल हेलिक्स, और कैसे ये जानकारी एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक जाती है और प्रोटीन बनाने में इस्तेमाल होती है। चलिए शुरू करते हैं। बिल्कुल, ये समझना बहुत जरूरी है कि कैसे न्यूक्लियोटाइड्स के एक सीक्वेंस में जीवन की पूरी कॉम्प्लेक्सिटी छिपी है। सही बात है। हम डीएनए, आरएनए और जो मेन प्रोसेसेस हैं, रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन, इन पर फोकस करेंगे। और मजे की बात यह है कि ये प्रोसेस सभी जीवित प्राणियों में आश्चर्यजनक रूप से समान है। अच्छा, तो शुरुआत करते हैं जेनेटिक मटेरियल की खोज से। पहले तो लगता था कि प्रोटीन ही जेनेटिक जानकारी रखते हैं, है ना? हाँ, बिल्कुल। अरे यही सोचा जाता था, प्रोटीन इतने कॉम्प्लेक्स होते हैं तो लगा कि वही होंगे। लेकिन फिर ग्रिफिथ के एक्सपेरिमेंट्स हुए, ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल वाले। हाँ, ग्रिफिथ ने चूहों पर एक्सपेरिमेंट करके दिखाया कि कुछ चीज बैक्टीरिया के एक स्ट्रेन से दूसरे में जा सकती है और उसे बदल सकती है। पर वो चीज क्या थी, ये पक्का नहीं था। नहीं, बाद में एवरी, मैकलॉड और मैकार्टी ने काम किया। उन्होंने इशारा किया कि ये चीज शायद डीएनए है। शायद मतलब पक्का नहीं। हाँ, उस वक्त भी कई लोग कन्विंस नहीं थे। निर्णायक सबूत कह सकते हैं वो आया हर्शी और चेज के 1952 के एक्सपेरिमेंट से। अच्छा, वो कैसे? उन्होंने बैक्टीरियोफेज का इस्तेमाल किया। ये वायरस बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करते हैं। उन्होंने वायरस के डीएनए को रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस से मार्क किया, क्योंकि डीएनए में फॉस्फोरस होता है, प्रोटीन में नहीं। और प्रोटीन को रेडियो एक्टिव सल्फर से मार्क किया, क्योंकि कुछ अमीनो एसिड्स में सल्फर होता है, डीएनए में नहीं। तो क्या मिला ये कि बैक्टीरिया के अंदर सिर्फ रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस गया, मतलब डीएनए गया। रेडियो एक्टिव सल्फर बाहर ही रह गया। इससे साफ हो गया कि डीएनए ही वो मॉलिक्यूल है जो जेनेटिक जानकारी अगली पीढ़ी तक पहुंचाता है। वाह, एकदम क्लियर कट प्रूफ। Here's where it gets really interesting. डीएनए की संरचना 1953 वॉटसन ओक्रिक। हाँ, ये लैंडमार्क था। उन्होंने विल्किंस और फ्रैंकलिन के एक्सरे डिफ्रैक्शन डेटा को देखा। वो तस्वीरें बहुत फेमस है। बिल्कुल, और साथ में चारगाफ के नियम भी थे। चारगाफ के नियम वो क्या थे? चारगाफ ने पाया था कि डीएनए में जितना एडेनिन होता है उतना ही थाइमीन होता है, और जितना ग्वानिन उतना ही साइटोसिन। मतलब A=T, G=C। अच्छा, तो इन सबको मिलाकर वॉटसन ओक्रिक ने वो डबल हेलिक्स मॉडल दिया। हाँ, उसकी मुख्य बातें थीं 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन्स जो एक दूसरे के एंटी पैरेलल लिपटी हुई हैं। एंटी पैरेलल मतलब? उल्टी दिशा में। हाँ, एक 5 प्राइम से 3 प्राइम दिशा में, तो दूसरी 3 प्राइम से 5 प्राइम। और बाहर की तरफ शुगर फॉस्फेट की बैकबोन है और अंदर की तरफ नाइट्रोजनस बेसिस AGCT। और बेसिस कैसे जुड़े हैं? एडेनिन जुड़ता है थाइमीन से 2 हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ, और ग्वानिन जुड़ता है साइटोसिन से 3 हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ, ATGC। ये बेस पेयरिंग हुई। और यही कॉम्प्लीमेंटैरिटी है। बिल्कुल, यही कॉम्प्लीमेंटैरिटी का आधार है। अगर एक स्ट्रैंड का सीक्वेंस पता है तो दूसरे का अंदाजा लगाया जा सकता है। और इसी से रेप्लिकेशन का आइडिया आया होगा कि डीएनए अपनी कॉपी कैसे बनाता है। हाँ बिल्कुल, इसे सेमी कंजर्वेटिव कहा जाता है। सेमी कंजर्वेटिव मतलब जब डीएनए रेप्लिकेट करता है तो हर नए डीएनए मॉलिक्यूल में एक स्ट्रैंड पुराना पेरेंटल वाला होता है और एक स्ट्रैंड बिल्कुल नया बनता है। अच्छा, आधा पुराना आधा नया। हाँ, और इसे मेसलसन और स्टाइल ने एक्सपेरिमेंट से प्रूव भी किया था। ठीक है। और इस रेप्लिकेशन के लिए क्या चाहिए होता है? इसके लिए खास एंजाइम्स चाहिए होते हैं। सबसे अहम है डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज। ये नए न्यूक्लियोटाइड्स को जोड़कर नया स्ट्रैंड बनाता है। ये कहीं भी शुरू हो जाता है? नई खास जगहों से शुरू होता है, जिन्हें ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन कहते हैं। और ये रेप्लिकेशन फॉक पर होता है जहां डीएनए खुलता है। और आपने कहा था एक स्ट्रैंड कंटिन्यूअस बनता है, एक डिसकंटिन्यूअस। हाँ, क्योंकि डीएनए पॉलीमरेज सिर्फ एक ही दिशा में 5 to 3 नया स्ट्रैंड बना सकता है। तो एक स्ट्रैंड लीडिंग स्ट्रैंड पर तो ये लगातार बनता जाता है, और दूसरे स्ट्रैंड लैगिंग स्ट्रैंड पर ये छोटे छोटे टुकड़ों में बनता है, जिन्हें ओकाज़ाकी फ्रैगमेंट्स कहते हैं। बाद में एक और एंजाइम डीएनए लाइगेज इन टुकड़ों को जोड़ देता है। काफी जटिल प्रक्रिया है ये तो। ठीक है, तो डीएनए रेप्लिकेट हो गया। अब डीएनए से प्रोटीन तक जानकारी कैसे पहुंचती है? यहीं आरएनए और सेंट्रल डॉग्मा आते हैं। बिल्कुल,
सेंट्रल डॉगमा यही कहता है कि जेनेटिक इन्फॉर्मेशन का फ्लो एक दिशा में होता है, डीएनए से आरएनए और फिर आरएनए से प्रोटीन। डीएनए से आरएनए बनने को ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। हाँ, ट्रांसक्रिप्शन। इसमें डीएनए का एक सेगमेंट टेम्पलेट की तरह काम करता है। आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम इस टेम्पलेट को पढ़कर एक कॉम्प्लीमेंट्री आरएनए स्ट्रैंड बनाता है। लेकिन आरएनए में टी की जगह यू होता है ना? बिल्कुल, थाइमीन की जगह यूरासिल होता है। और यूकैरियोट्स मतलब हमारे जैसे जीवों में इस शुरुआती आरएनए, जिसे एचएनआरएनए कहते हैं, की थोड़ी प्रोसेसिंग होती है। प्रोसेसिंग मतलब इसमें से कुछ गैर जरूरी हिस्से, जिन्हें इंट्रॉन्स कहते हैं, हटा दिए जाते हैं। इस प्रोसेस को स्प्लाइसिंग कहते हैं। और जरूरी हिस्से एक्सॉन्स आपस में जोड़ दिए जाते हैं। साथ में कैपिंग और टेलिंग भी होती है, जिससे मैच्योर एमआरएनए बनता है, जो फिर प्रोटीन बनाने के लिए तैयार होता है। अच्छा, तो ये एमआरएनए अब राइबोसोम के पास जाएगा ट्रांसलेशन के लिए। हाँ, ट्रांसलेशन यानी प्रोटीन सिंथेसिस की प्रक्रिया, ये राइबोसोम्स में होती है। एमआरएनए पर जो कोड्स होते हैं, 3 न्यूक्लियोटाइड्स के समूह, कोडॉन्स। हाँ, कोडॉन्स, यही अमीनो एसिड्स का सीक्वेंस बताते हैं। 64 पॉसिबल कोडॉन्स हैं। 64, लेकिन अमीनो एसिड्स तो 20 ही होते हैं। सही, इसका मतलब कोड डीजेनरेट है, यानी एक अमीनो एसिड के लिए एक से ज्यादा कोडॉन हो सकते हैं। 61 कोडॉन्स अमीनो एसिड्स के लिए कोड करते हैं और 3 स्टॉप सिग्नल्स हैं जो बताते हैं कि प्रोटीन कहाँ खत्म करना है। और स्टार्ट सिग्नल? AUG स्टार्ट कोडॉन है, जो मिथियोनिन अमीनो एसिड के लिए भी कोड करता है। ठीक है, अब इस कोड को पढ़ता कौन है और अमीनो एसिड लाता कौन है? उसके लिए है tRNA, यानी ट्रांसफर आरएनए। ये एडेप्टर मॉलिक्यूल का काम करता है। एडेप्टर? हाँ, इसके एक सिरे पर सही अमीनो एसिड जुड़ता है और दूसरे सिरे पर एक एंटीकोडॉन होता है। ये एंटीकोडॉन mRNA पर कॉम्प्लीमेंट्री कोडॉन को पहचानता है। अच्छा, तो tRNA कोडॉन पढ़ता है और सही अमीनो एसिड ले आता है। बिल्कुल, और राइबोसोम इस पूरी मशीनरी को चलाता है। वो mRNA पर मूव करता है, tRNA को सही जगह लाता है और अमीनो एसिड्स के बीच पेप्टाइड बॉन्ड बनाने में मदद करता है। कमाल है, मतलब राइबोसोम सिर्फ जगह नहीं देता, काम भी करता है। हाँ, बल्कि राइबोसोम का एक आरएनए कंपोनेंट rRNA खुद एक एंजाइम की तरह काम करता है। उसे राइबोजाइम कहते हैं, जो पेप्टाइड बॉन्ड बनाता है। वाह, ये तो बहुत कुछ हो गया। इस सारी जानकारी को बड़े स्केल पर समझने के लिए ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट हुआ था, HGP। हाँ, HGP एक मील का पत्थर था, बहुत बड़ा, मतलब मेगा प्रोजेक्ट। लक्ष्य था पूरे ह्यूमन जीनोम को सीक्वेंस करना। कितना बड़ा है ह्यूमन जीनोम? लगभग 3 अरब बेस पेयर्स, और सभी जीन्स लगभग 20,000 से 25,000 की पहचान करना भी लक्ष्य था। और इससे क्या खास बातें पता चली? कई आश्चर्यजनक बातें, जैसे जीनोम का सिर्फ 2% से भी कम हिस्सा प्रोटीन के लिए कोड करता है। बस, बाकी सब क्या है? एक बड़ा हिस्सा रेपिटेटिव सीक्वेंसेस का है, मतलब डीएनए के कुछ हिस्से बार बार रिपीट होते हैं। और ये भी कि किन्हीं भी 2 मनुष्यों के बीच 99.9% बेस सीक्वेंस समान होता है। 99.9%? तो हम सब इतने अलग क्यों दिखते हैं? वो जो 0.1% का फर्क है, वही सारी भिन्नता लाता है। इसमें SNPs आते हैं, सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म्स। SNPs मतलब जीनोम में किसी एक जगह पर सिर्फ एक न्यूक्लियोटाइड का फर्क। ये छोटी छोटी फर्क बीमारियों के प्रति हमारी संवेदनशीलता और हमारी पहचान को प्रभावित करते हैं। और इन सब का अध्ययन करने के लिए बायोइन्फॉर्मेटिक्स का बहुत बड़ा रोल रहा है, सारा डेटा मैनेज और एनालाइज करने में। और इन्हीं भिन्नताओं का इस्तेमाल डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में होता है। बिल्कुल, एलेक जेफरीज ने यह तकनीक विकसित की थी। ये डीएनए में रेपिटेटिव सीक्वेंसेस, खासकर VNTRs पर आधारित है। VNTRs क्या है? वेरिएबल नंबर ऑफ टैंडम रिपीट्स, मतलब डीएनए के छोटे सीक्वेंस जो एक के बाद एक कई बार रिपीट होते हैं, और हर व्यक्ति में इन रिपीट्स की संख्या अलग अलग होती है। अच्छा, तो ये पैटर्न हर किसी के लिए यूनिक होता है? हाँ, लगभग यूनिक, सिर्फ आइडेंटिकल ट्विन्स को छोड़कर। इसीलिए इसका इस्तेमाल फॉरेंसिक साइंस में होता है। जैसे क्राइम सीन पर मिले सैंपल को मैच करना? हाँ, या फिर पितृत्व परीक्षण, पैटर्निटी टेस्टिंग में। ये जेनेटिक डाइवर्सिटी समझने में भी बहुत उपयोगी है। सो व्हाट डज दिस ऑल मीन? हमने देखा कि कैसे डीएनए में जीवन की सारी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन स्टोर होती है, कैसे वो रेप्लिकेट करके अपनी कॉपी बनाता है। हाँ, और कैसे ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन के जरिए वो जानकारी आरएनए के माध्यम से प्रोटीन बनाने में इस्तेमाल होती है। डबल हेलिक्स से लेकर HGP और डीएनए फिंगरप्रिंटिंग तक, ये मॉलिक्यूलर दुनिया वाकई अविश्वसनीय रूप से जटिल और सुंदर है। ये सचमुच जीवन का कोड है। पर जैसा HGP ने दिखाया,
अभी भी आधे से ज्यादा खोजे गए जीन्स के फंक्शन हमें पता नहीं है? सच में? आधे से वाला? हाँ, दिस रेजेस एन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। भविष्य में इन अज्ञात जीन्स और जो रेगुलेटरी सीक्वेंसेस हैं, उनकी खोज हमारी बायोलॉजी की समझ को और कैसे बदलेगी? ये सोचने वाली बात है। बिल्कुल। मतलब अभी भी बहुत कुछ जानना बाकी है। बिल्कुल। जानने के लिए एक पूरी नई दुनिया है।